मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या बदनाम करना नहीं है, ना ही मैं किसी की दया का पात्र बनना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक कोशिश है उन हज़ारों महिलाओं और पुरुषों की एक आवाज़ बनने की, जो देश को आगे बढ़ाने की बजाय अपना जीवन झूठे मुकदमे में खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा देते हैं। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मगर मेरी तरह हज़ारों की कहानी लगभग ऐसी ही है। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ और बाकी सब आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ। मेरा नाम हिमांशु सक्सेना है और मुझ पर महिला थाना बिजनौर में दहेज प्रताड़ना, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने कुछ रिकॉर्डिंग्स रखना चाहता हूँ। इन रिकॉर्डिंग्स के साथ कोई टैंपरिंग नहीं की गई है। हाँ, आपका समय बचाने के लिए सिर्फ काम का हिस्सा शामिल किया गया है। तो दहेज की बात उठ रही है। दहेज की बात, चपरासी की शादी जाती है, दहेज की बात, बाप बाप देते हैं। अरे ये बात गलत बात मत करिए। दहेज की बात कौन सी उठ रही है? उसके घर में कोई कमी है? कोई दहेज मांग, किसने मांगा दहेज? 60,000 की वही ना, उसको जब भी आती है उसको वही तो हम बोल रहे हैं। हेलो हेलो इन सब चीजों से कोई नहीं भाई फायदा साहब। होता नहीं है। भाई साहब सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट। अगर दहेज की बात कहीं होती ना तो वो मकान उसके नाम नहीं लेता, जो उसने 50% उसके नाम ले रखा है। ये दहेज वालों के काम नहीं होते। और अब ना तो हम पक्ष में थे ना थे आप पक्ष में। बिल्कुल लोगों ने बाद में अरेंज किया है शादी का। जी जी। और दहेज की तो कोई बात ही नहीं उठ रही थी, यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ। जो आप बाद में जो भड़क रहे ना, जो आप भड़क रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहेज की तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। है नहीं या थी? ना नहीं, कोई बात ही नहीं थी दहेज। कोई दहेज दिया, हम भी नहीं बोल रहे कि हमने दहेज दिया। हमने ये बोला कि हमने दहेज दिया? कभी मतलब हमने, हमारे मुंह से ये शब्द नहीं निकला। अगर दहेज वाली बात होती तो जो हमारी और सामर्थ्य, अरे हम तो ऐसी कास्ट करते हैं ना कि अपना जमीन बेच देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कभी आंच नहीं आने देते। मुझ पे की गई एफआईआर कहती है कि मेरे ससुर जी ने मुझ पे शादी पे 25 लाख रुपए खर्च किया, 9 लाख रुपए कैश दिया और पुश्तैनी जेवर बेच के दहेज में एक फ्लैट दिया। अब इसे सुनिए। वो सही हो या आपके बेटे ने आपसे कह दिया वो सारा सही हो? नहीं, मैं भाई साहब इसीलिए मैं चाहता था, क्योंकि मुझे रिजर्वेशन करा के उसको यहाँ लाना है। मैं चाहता हूँ कि आप हम मिल करके बैठ करके ये क्लियर करें कि ऐसा क्यों और ऐसी नौबत क्यों आई। और दहेज वाली बात तो कोई थी नहीं थी कि एक चपरासी की शादी अच्छी हो जाती है। तो मैंने तो कोई कमी शादी में छोड़ी नहीं है, अपनी ओर से तो नहीं छोड़ी है, और कोई दहेज वाली बात भी कुछ कोई नहीं थी। हमारे यहाँ तो दहेज का नाम पे चम्मच भी नहीं आपका। हमने तो दहेज मांगा भी नहीं आपसे। दहेज बिल्कुल नहीं मांगा है। तो ये वाली बात आई कहाँ से? बिल्कुल नहीं मांगा, ये मैं भी बोल रहा हूँ। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, मुझे तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसी बात उठेगी। ये 3.5 लाख की शादी की है। अरे 3.5 लाख की कैसे? मैंने तो 10 लाख की शादी की है अपनी बेटी की। मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। 3.5 लाख का तो मैंने पाम ग्रीन हाउस में दिया है। देखिए, और 1,51,000 मैंने टीके में रिश्ते में दिया है। सुनिए, ये 1.5 लाख का मैंने जेवर अपनी बेटी के लिए और दामाद के लिए खरीदा है। मेरी बात भी सुनेंगे आपने? हाँ, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि छतरपाल जी एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जहाँ 2 वक्त का खाना भी मुश्किल था। तो पुश्तैनी जेवर किसके थे? मैं देहरादून से हूँ और 2006 से दिल्ली एनसीआर में अकेला रहता हूँ। 2008 में मैंने गाज़ियाबाद में अपना फ्लैट खरीदा और नवंबर 2014 में पहली बार उपासना से मिला था। 1 साल के रिलेशनशिप के बाद हमारी इंटरकास्ट लव मैरिज बिना किसी दहेज के 14 दिसंबर 2015 को पूरी हुई। शादी का सारा अरेंजमेंट मेरे द्वारा पाम ग्रीन रिजॉर्ट्स दिल्ली में किया गया था। शादी के फ़ौरन बाद उपासना ने मेरे 2008 से खरीदे हुए फ्लैट में रहने से मना कर दिया और उसके पूरे परिवार ने बार बार दबाव बनाया कि मैं अपना पुराना फ्लैट बेच के नया फ्लैट उपासना के नाम से लूँ। उन्होंने उससे पहले मेरा परिवार आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया। नवंबर 2017 में मैंने अपना पुराना फ्लैट एक्सचेंज किया। 20 लाख का होम लोन और कुछ पर्सनल लोन लेकर एक नया 3 BHK उपासना के साथ जॉइंट नेम पे खरीदा। 3 दिसंबर 2017 को हमने नए फ्लैट में शिफ्ट किया और उसके फ़ौरन बाद उपासना, उसके माता पिता, मामा और भाई का रवैया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाला हो गया और मुझ पर उल्टे सीधे आरोप लगने शुरू हुए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उपासना सारे जेवर
जिसमें मेरी सेविंग्स की चेन, गोल्ड कॉइन, मेरी छोटी बहन की शादी के लिए खरीदे गए जेवर, मेरी माँ की झुमकियाँ और सेट जो उपासना ने उनसे पहनने के लिए मांगा था, और तकरीबन 1.5 लाख रुपये कैश और एक लैपटॉप लेकर मुझे बिना बताए घर से चली गई और मुझे सोशल मीडिया और फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया। उसके पिताजी को कॉल करने पर पता चला कि वो अपने मामा के यहाँ मुरादाबाद चली गई है। आगे उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। नमस्ते अशोक, क्या हाल है? सही है। कहाँ, मुरादाबाद में? नहीं एग्जाम है मेरा तो अभी। तो उपासना कहाँ गई है? मुरादाबाद। मुरादाबाद तू छोड़ने नहीं गया था? क्या? तू छोड़ने नहीं गया था मुरादाबाद? नहीं, बस में बैठा दिया था। अच्छा, क्योंकि वो यहाँ से घर से मैंने देखो कल फोटो भेजी थी, वो घर से ना सारी ज्वेलरी वुलरी सब ले गई है। कल मेरे को ये लगा, मैंने कहा कहीं चोरी वोरी ना होगी, मैं FIR लिखाने जाता। फिर मैंने पापा को बोला कि एक बार तेरे पापा से पूछ लेंगे। अब तेरे पापा ये बोल रहे हैं कि वो अपनी जो उन लोगों ने ज्वेलरी थी वो ले गई है। तेरे घर से मेरे नाम पे एक चेन आई थी, मेरी एक सगाई की अंगूठी आई थी और एक सेट आया था जो। अभी मेरा एग्जाम है 5-10 मिनट में। हाँ नहीं, तो 12:30 निकल जा। ठीक है, वो अभी मुरादाबाद गई है ना, इतना कंफर्म है ना? देखो हाँ चलती। मामा जी का नंबर सेंड कर सकता है मेरे को एक बार? मैं फोन पे, मेरा फोन वो नहीं उठा रही है, मैं मामा जी से बात कर लेता हूँ एक बार। अब मेरी जीवन भर की कमाई की आधी प्रॉपर्टी उपासना के नाम थी और आधी पे लोन पेंडिंग था। उपासना या उसके परिवार से बात करने पर मुझे सिर्फ SC/ST एक्ट और दहेज का मुकदमा दर्ज कराने की धमकियाँ मिलती थी। मैं भारी डिप्रेशन से गुजर रहा था और बार बार उपासना को वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उपासना इस बीच आगरा के रहने वाले नीरज निर्मल नाम के एक पुरुष मित्र के साथ, नीरज निर्मल के साथ योरकोट नाम की ऐप पर कॉलैब में शायरियाँ लिख रही थी। नीरज का जिक्र क्यों हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरी 18 साल की मेहनत से बसाया सारा बिजनेस चौपट हो चुका था और मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा था। बिल्डर से बड़ी मिन्नतें करने के बाद मैंने उनको फ्लैट वापस लेने के लिए राजी किया, मगर उपासना के साइन के बिना यह संभव नहीं था। बड़ी मुश्किलों से खुद को विश्वास दिलाते हुए कि ये सब सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, मैंने अपनी पूरी व्यथा माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को 19 अगस्त 2018 में लिखी, जिसकी प्रतिलिपियां माननीय CMO, माननीय SP गाजियाबाद और माननीय कमिश्नर नवोदय विद्यालय संगठन को भेजी गई। इसके बाद 25 दिसंबर 2018 को DSP बिजनौर श्री महेश कुमार जी का कॉल मेरे पिताजी के पास आया। लड़की का विवाद तो नहीं, जब वो मैके जा रखी है उसकी पत्नी? हाँ, उसकी हिमांशु की पत्नी से आपस में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। यहाँ पे एप्लीकेशन आई है हमारे पास थाने। किसकी? उसने इसकी हिमांशु की पत्नी ने दी। नहीं, एप्लीकेशन किसकी है? हिमांशु की पत्नी ने दी है हिमांशु के खिलाफ। अच्छा। क्या दिया? आपको उसी को बुलाया गया है, कल आप आई? नहीं, मैं तो लखनऊ पोस्टिंग है मेरी, मैं तो नहीं आ सकता। तो आप अपने लड़के को भेजिए। हाँ, सीओ सिटी बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं सीओ सिटी बिजनौर बोल रहा हूँ। अच्छा। आप हिमांशु को भेजिए। अच्छा। काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होगी? काउंसलिंग। अच्छा, वो वहीं पे है क्या, वो उसकी पत्नी? हाँ, वो लोग कल आएंगे। अच्छा, कल आएंगे। हाँ। अच्छा। अभी कोई कार्रवाई नहीं की हमने, पहले हम काउंसलिंग कर दें। बात वैसे निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। कार्रवाई नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं हिमांशु को बोलता हूँ, वो एक्चुअली गाजियाबाद जा रखा ना। बात के लीजिए, कल आ जाए तो अच्छी बात। जी। ठीक है, उससे कहीं मुझसे बात करें। ठीक है। पुलिस और प्रशासन पर पूरा विश्वास रखते हुए अगले दिन मैं महेश कुमार जी से मिला और उनको सारे तथ्य और सबूतों से अवगत कराया। मगर उपासना का कहना था कि उसके पिताजी ने मुझे 35 लाख रुपए दिए हैं और मुझे उसको मेरे साथ नहीं रहना और मैं उसको वो 35 लाख रुपए वापस कर दूं। मुझ पर दबाव बनाया गया कि उपासना की डिमांड पूरी करूं या मुकदमा झेलूं। इसकी शिकायत मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफिस में की। हमारे देश में इस जगह हर लड़के के पास 4 ऑप्शन होते हैं। अपने जीवन भर की कमाई झोंक के लालची लड़की वाले को पैसे दे दे, अपने बेकसूर बुजुर्ग माता पिता और भाई भाभी बहन जीजा को झूठे मुकदमे में रोज तिल मरता देखे और अपने जीवन भर के कई महत्वपूर्ण साल खुद को निर्दोष करने में साबित करने में बिता दे। हजारों महिलाएं और पुरुष इस कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर हद से ज्यादा परेशान होकर
कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास खो देने के बाद कई लोग वायलेंस का रास्ता भी अपना लेते हैं। 19 जनवरी 2019 को बिजनौर पुलिस से आरटीआई द्वारा उस एप्लीकेशन की कॉपी मांगी गई जिसके चलते मुझे महेश कुमार जी द्वारा बिजनौर बुलाया गया था। ये एप्लीकेशन बिजनौर पुलिस को 21 जनवरी 2019 को प्राप्त हुई। आरटीआई के जवाब से पहले मुझे फरवरी 2019 में महिला थाना से कॉल आया और बताया गया कि मेरे पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर की कॉपी निकलवाने पर पता चला कि 21 जनवरी यानी मेरी आरटीआई डिलीवर होने की डेट पे ही उपासना से एप्लीकेशन ली गई है जो एसपी साहब के नाम थी और डीएसपी श्री महेश कुमार का रिमार्क था कि दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता की गई। लड़के पक्ष के न मानने के कारण समझौता नहीं हो पाया, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मेरी आरटीआई प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर मेरे पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। यहाँ ध्यान देने लायक 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, अगर एप्लीकेशन 21 जनवरी 2019 को प्राप्त हुई थी तो श्री महेश जी द्वारा 1 महीने पहले क्यों कहा गया कि एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और बिना रिटर्न एप्लीकेशन के उनका एक नागरिक को तलब करना कितना न्याय संगत है। सेकंड पॉइंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि किसी भी वैवाहिक विवाद में स्थिति में बार बार काउंसलिंग और मीडिएशन किया जाना चाहिए। मेरे केस में 24 घंटे के अंदर बिना किसी इंटीमेशन के एफआईआर क्यों दर्ज कर दी गई। श्री महेश कुमार जी को कॉल पर मेरे पिताजी ने साफ बताया था कि वो लखनऊ में कार्यरत हैं और मैंने भी उनको बताया था कि मैं 2006 से दिल्ली एनसीआर में अकेला रहता हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता है। उसके बावजूद मेरे पूरे परिवार का नाम इस एफआईआर में क्यों घसीटा गया। अब कानून और समाज की नज़रों में मैं और मेरा परिवार एक दहेज लोभी मुजरिम थे। इस बीच आगरा में रहने वाले उपासना के पुरुष मित्र नीरज निर्मल, जिनका जिक्र मैंने अभी किया था, खुद को उपासना का एडवोकेट बताकर कॉल करते हैं और बोलते हैं कि उपासना शांति से ये सब खत्म करना चाहती है और वो मुझसे समझौते की शर्तें जानना चाहती है। मैंने कहा आप उनकी शर्तें बता दीजिए, जिस पर अगले दिन 8 मार्च में नीरज निर्मल का कहना ये था। हेलो। हिमांशु जी, हाँ जी। एडवोकेट निर्मल बोल रहा हूँ। कल मेरी बात हुई थी आपसे। अच्छा। हाँ जी निर्मल जी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, हाँ, तो आपसे बात करने का उनसे बात की थी जी। तो उनका जवाब आया था कि वैसे हमें कुछ नहीं चाहिए जी, लेकिन नहीं उन्हें चाहिए किस हिसाब से था ये तो सोचिए जरा। नहीं जी, वो अब जो भी हो उनकी बात मैं आपको बता देता हाँ बता दीजिए। हेलो। कि हाँ मैं बता रहा हूँ आपको जी। कि ऐसा है कि जो भी लेना देना है वो तो कुछ है नहीं, लेकिन लीगली क्या है कि कोई प्रॉपर्टी है आपकी गाजियाबाद में जी, तो जिसमें 50% वो है। अच्छा, है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसमें 50% हमें दे दीजिए और मुझे सर केस लड़ते हैं, ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद 11 मई 2019 को महिला थाना बिजनौर द्वारा मेरे सबूतों के आधार पर मुझे क्लीन चिट मिली और उपासना के ऊपर मेरा घर हथियाने और झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धारा 182 दर्ज की गई। मैं काफ़ी खुश था मगर साथ ही हैरान भी था कि अगर ये सब इतना आसान है तो बेचारे जो लोग दिन रात काम छोड़कर मेन हेल्प ग्रुप्स में अपने केस डिस्कस करते रहते हैं वो इतने परेशान क्यों हैं। आप जाइए, आपके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है, आप तथ्य बताइए और आप बच जाइए, क्लीन चिट ले लीजिए। मेरा ये सुहाना सपना बहुत जल्दी टूट गया जब मुझे पता चला कि मेरे केस में पुनर्विवेचना यानी री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है। इस बीच उपासना से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए मैंने गाजियाबाद कोर्ट में एक सिविल मुकदमा और मेरे घर से जेवर चुराने और घर हथियाने की साजिश का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बार बार समन होने के बावजूद वो पेश नहीं हो रही है। पुनर्विवेचक समझ चुके थे कि मामला झूठा है और उन्होंने मुझे समझौते के लिए कहा। ये सुनिए। राजू, हाँ जी अभी गए हैं मेरे पास से उसके वो जी सर, परिवार वाले, वो लड़की सगाई हुई जी तो वो उस बात पर तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें 1 रुपया नहीं चाहिए ना, वो मकान जो है वो फ्लैट वो अपने नाम करा ले, हमें उससे भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। वो लड़की कह रही थी जी कहने लगी मैं, और बोले वो अपना लिख के दे दे क्या उसका सामान में चुरा के लाई। नहीं सर, आप बोले एक छोटी सी प्लीज सर मेरे कंसर्न समझिएगा। आज ही केस अपना वापस ले लेंगे। आप जानते हैं कानून के हिसाब से 498 आज से 10 साल बाद भी ठोक सकती है मुझ पे।
जब तक ये माफी 498 ये फिर ठोक सकते हैं मुझ पे कभी भी। नहीं, वो तो एफिडेविट देंगे ना, शपथ पत्र देंगे ये। सर एफिडेविट काम के पर साथ लिख के। तो इनको ये जानते हैं इन्होंने गलत किया है, झूठा केस दिया है, तो इनको ये लिखने में क्या दिक्कत है माफीनामा है कि हाँ जी हमने झूठा केस डाला है, हम माफी मांगते हैं इसके लिए। मैं उसका माफीनामा लिख के ये लिख देंगे हमने झूठा केस डाला ताकि तुम कल इन्हें जेल भिजवा दो। मैं एफिडेविट मैं लिख के देता हूँ कि मैं इस बात पे नहीं करूंगा कोई केस। नहीं तो इसकी आवश्यकता ही क्या है? आप सर जब झूठा ये कहेंगे हम अपना केस वापस ले रहे हैं, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी इस केस में। नहीं सर, जब तक ये तुम माफीनामा एक नहीं। नया और एक नया कदम बढ़ा के सर अब से तुमने आर्गूमेंट पेश कर दिया तुमने। सर परसों भी मैंने आपसे ये बात करी थी। माफीनामे से क्या हो जाएगा? सर ये बात तो मैंने आपसे परसों भी की थी ना कि माफीनामा दिलवाएंगे, आपने कहा था दिलवा दूंगा। माफीनामा नहीं, एफिडेविट कह रहा हूँ मैं। नहीं सर, बिना माफीनामे एफिडेविट में ये कहेंगे कि ये मुकदमा हमने गलत लिखवा दिया, सर हम अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बदले एक माफीनामा भी नहीं दे सकते क्या? भाई जिंदगी तो पता है ना अपने आप बर्बाद की है। लव मैरिज कहने की थी, मैंने तो की नहीं थी सर। मैंने कहा जबरदस्ती शादी कर ले। आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ सर, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। आपको तो मैं कहीं, आप तो पूरी मदद कर रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ ये इन्वेस्टिगेशन कैसे क्लोज हो, या तो तुम अब कोर्ट में खड़े होकर अपनी बेल करा लो। जी आप कोर्ट में चले जाइए और अपनी बेल करा लीजिए, ठीक है। बात खत्म होगी, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। जी 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 या यहाँ थाने आए हो, जिस दिन जाते हो आप अपना एक आधार कार्ड ले आना, 2 आदमी और ले आना, मैं आपको यही बेल दे रहा हूँ थाने से, अपने फिर कोर्ट में लड़ते रहना। तो 2 आदमी सर कैसे, मतलब 2 यहाँ गवाह अपने, 2 जमानती। ठीक है सर, यहाँ गाजियाबाद के चलेंगे सर? हाँ तो गाजियाबाद के, लंदन के, जहाँ से मिल जाए सब चल जाएंगे। ठीक है ले सर आओ यहाँ, जी। मैं यहीं से जमानत दिए दे रहा हूँ जी। कोर्ट में, अपने फिर लड़ते रहना तुम भी और वो भी, मुझे क्या दिक्कत है, मेरी टेंशन खत्म हो जाए। ऐसे कर लेते हैं सर, मैं सोमवार आ जाऊँ सर 2 लोगों को लेकर के आपके पास? 2 लोगों को लेकर सोमवार में आ जाओ, मेरा आधार कार्ड या कोई ID। आधार कार्ड ले आऊँगा सर, पैन कार्ड ले आऊँगा। हाँ उन लोगों को भी ले आना। जी 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 बिल्कुल सर जी। और मैं यहीं से जो है भैया आपको बेल दे दूँगा, आप अपने कोर्ट में चाराजोई कर। मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सब सच जानते हुए भी उपासना और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इसके बाद मेरे खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है, बाकी आप सब समझता रहे।